हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का जीव में विविधता वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं फंजाई जगत की ओर। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक देखिए, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाए वो आपको क्लियर हो सके। तो चलते हैं हम फंजाई जगत की ओर। आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत का चित्र है। तो इसमें मैंने मोनेरा आपको बता दिया था, प्रोटिस्टा जगत बता दिया था। उसके बाद आज हम चलेंगे फंजाई जगत की ओर, फिर उसके बाद प्लांटी जगत की ओर, फिर एनीमेलिया जगत की ओर चलेंगे। तो चलते हैं फंजाई जगत की ओर। चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि विटेकर ने जो वर्गीकरण का आधार रखा था वो कोश की संरचना, नंबर 1, नंबर 2 पोषण के स्रोत, नंबर 3 शारीरिक संगठन के आधार पर उन्होंने इन 5 जगतों का विभाजन किया था। तो चलते हैं फंजाई जगत की ओर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे फंजाई जगत। तो फंजाई जगत में जो वर्गीकरण का आधार है कोश की संरचना की अगर हम बात करें तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, और पोषण स्रोत की बात करें तो ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी में भी मृतजीवी और परजीवी होते हैं। चलते हैं इसके डिटेल में। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। अर्थात ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत फंजाई या कवक आता है। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए जीवित जीव द्रव्य पर निर्भर होते हैं, तो इन्हें हम परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोश की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अर्थात यानी कि जो सामान्य पौधा होता है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो फंजाई और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या विद्यालय शिक्षा के एग्जाम में। तो इसके उदाहरण की हम बात करें तो ईस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं, मोल्ड और मशरूम, ये इसके उदाहरण है। आप इनका चित्र देख रहे होंगे, ईस्ट, सैक्रोमाइसीज, पेनिसिलियम एंड एगेरिकस। कवकों में एक विशेषता और पाई जाती है। इनकी क्या है वो विशेषता? यानी कुछ कवकों की प्रजाति ऐसी होती है जो शैवाल, यानी कौन से शैवाल है वो नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिन्हें हम सहजीवता कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी दोनों मिलकर रहते हैं, भाई कुछ चीज़ वो दे रहा है उसको, कुछ चीज़ वो दे रहा है। ऐसे सजीव जीव को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन बराबर है क्या, आप ऐसे समझिए, लाइकेन बराबर शैवाल प्लस कवक। शैवाल लाइकेन्स को क्या देता है? शैवाल लाइकेन्स को भोजन देता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है शैवाल में, वो इसको भोजन देता है, और कवक उसको क्या देता है? पानी। तो यानी इस प्रकार ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और अंतर संबंध बना रहे हैं। तो ये लाइकेन आपने देखा होगा अक्सर पेड़ों की छालों में रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। आप जंगल में आप जाएंगे तो पेड़ में देखेंगे, पेड़ की जो तना है, तने में आपके ये धब्बे के रूप में लटके रहते हैं या छाल के रूप में जो है दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो जगत है प्लांटी किंगडम। ठीक है, प्लांटी जगत। कोश की संरचना की बात करें, वर्गीकरण का जो आधार है कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन। तो इसमें कोश की संरचना की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इस वर्ग में जो कोशिका भित्ति वाली जो बहुकोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी ये बहुकोश की होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, और कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है। यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। खुद अपना भोजन जो है प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। तो चलते हैं आगे। एनिमेलिया जगत आप देख रहे होंगे 7.3.5। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान देने योग्य बात है कि एनिमेलिया जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यहाँ पर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल आपके प्लांटी जगत में पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो ये थी आपकी चर्चा, विटेकर द्वारा जो 5 जगतों को उन्होंने वर्गीकरण किया था उसकी चर्चा थी। अब हम एक एक करके विस्तार में चलेंगे। तो पहले हम चलेंगे प्लांटी जगत में। तो प्लांटी जगत अर्थात पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया, किस आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए पौधों में वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है। अगर हम पौधों को वर्गीकरण करते हैं पौधों का, तो उसका वर्गीकरण का जो आधार है वो कौन कौन से आधार है जिनसे उसका वर्गीकरण किया गया। पहला आधार सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्तर का वर्गीकरण का आधार पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित एवं विभेदित हैं या नहीं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर वो कोई पौधा है तो क्या वो उसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजित है। अगर विभाजित है
तब तो ठीक है। अगर नहीं विभाजित है तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, वर्गीकरण में किसके अंतर्गत रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या है, विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति, यानी उनमें जाइलम है, फ्लोएम है। दूसरा आधार क्या है, यानी उन पौधों में विशिष्ट ऊतकों का पाया जाना, जाइलम का पाया जाना, फ्लोएम का पाया जाना, अर्थात जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए उसके पास वो कोशिकाएं हैं, वो ऊतक हैं, उन ऊतकों को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तीसरा आधार क्या रखा इन्होंने, पौधों में बीज धारण क्षमता है या नहीं, यानी अगर वो बीज धारण की क्षमता उसके अंतर्गत है, बीज रखता है या नहीं रखता, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। चौथा वर्गीकरण इन्होंने रखा है, बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं। अगर बीज फल के अंदर विकसित है तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, अगर बीज फल के अंतर्गत नहीं विकसित है तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, अर्थात बीज नग्न है या बंद है। तो ये चार आपके जो आधार हैं वो पौधों के वर्गीकरण के लिए आवश्यक है। तो इसी आधार पर हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक रेखाचित्र, चलने से पहले रेखाचित्र बता देता हूँ। इस रेखाचित्र के आधार पर आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे वर्गीकरण करना है, ठीक है। देखिए, जो पौधों का वर्गीकरण किया गया है वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इनमें पौधों का वर्गीकरण किया गया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें ये जो चार आधार मैंने आपको बताए, कोई भी आधार उनमें नहीं है। अर्थात पहला जो आधार था कि पादप शरीर के जो प्रमुख घटक पूर्ण रूप में विकसित एवं विभेदित हैं, यानी ये कोई विभेदित नहीं है, यानी इन पौधों में न तो जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न पत्ती पाई जाती है। ये पौधा होता है वो तीन, रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित नहीं है। तो ऐसे पौधों को जिनमें पौधा विभेदित नहीं है तो उनको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात अभी इसके डिटेल में हम चलेंगे, आपका शैवाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में केवल आपको एक आधार दिखेगा, कौन सा, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, यानी ये जो पौधे हैं केवल रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में आपका पहला आधार तो है ही, दूसरा आधार भी यहाँ पर मौजूद है। पहला आधार क्या है, रूट, स्टेम, लीफ में विभाजित होना, और दूसरा आधार क्या है, उसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जो संवहन ऊतक है उनका पाया जाना, ठीक है, विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें हम, जिम्नोस्पर्म्स में पहला आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार, तीनों आधार पाए जाते हैं। पहला आधार क्या है, रूट, स्टेम, लीफ का पाया जाना, दूसरा क्या है, वैस्कुलर टिश्यू का पाया जाना, और तीसरा क्या है, यानी कि वो बीज धारण की क्षमता है, यानी वो बीज धारण करता है, ठीक है, लेकिन वो बीज धारण करता है, लेकिन कैसे, वो बीज जो है नग्न है। अब देखिए, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये सारे जो है चारों के चार जो है आधार इसमें हैं, यानी पहला रूट, स्टेम, लीफ है, दूसरा उसमें विशिष्ट ऊतक भी पाए जाते हैं, तीसरा उसमें जो है बीज धारण की क्षमता भी है, और चौथा जो है बीज जो है बंद पाए जाते हैं, यानी बंद अवस्था में बीज हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से बताया। देखिए ध्यान से समझिए, थैलोफाइटा 0 यानी कोई भी आधार नहीं है, ब्रायोफाइटा में एक आधार 0 1, फिर 2 यानी दो आधार 1 और 2, फिर 3 1 2 3 तीन आधार, फिर 1 2 3 4 चार आधार। आप ऐसे याद रख सकते हैं 0 1 2 3 4, यानी एंजियोस्पर्म में चार के चार आधार हैं, जिम्नोस्पर्म में तीन आधार हैं, टेरिडोफाइट में दो आधार हैं, ब्रायोफाइट में एक आधार है, और थैलोफाइट में 0 आधार है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम इसके डिटेल में। तो फ्रेंड्स, चलने से पहले आप देखिए इसका रेखाचित्र देख लीजिएगा। ये रेखाचित्र यानी जो संपूर्ण पादप है उनको सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया है, यानी कि एक ऐसे जिनमें पादप शरीर बिना विभेदन का है, और एक जिनमें विभेदित पादप शरीर है। अर्थात सीधी सीधी सरल भाषा में समझिए, इन ऐसे पादप जिनमें रूट, स्टेम, लीफ पाई जाती है, और ऐसे पादप जिनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती, उसमें कौन सा है, थैलोफाइटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर जिनमें रूट, स्टेम, लीफ पाई जाती है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे पौधे जिनमें ये तो है ही, रूट, स्टेम, लीफ तो है ही, इसके अतिरिक्त जो है संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, और जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते उन्हें ब्रायोफाइटा कहते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ पाया जाएगा, प्लस आपका संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा। और संवहनी ऊतक जिनमें पाया जाएगा, ये देखिए रूट, स्टेम, लीफ तो पाई जाएगी, लेकिन संवहन ऊतक भी पाया जाएगा। वो कौन से हैं, उनमें उनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बीज रहित, और नंबर 2 बीज उत्पादित करने वाले। बीज उत्पादित करने वालों को फेनोगेम कहते हैं, और बीज नहीं उत्पादित करने वालों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा आता है। आप देख रहे होंगे, फिर बीज उत्पादित करने वालों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, नग्न बीजी और फलों में बंद बीज वाले। नग्न बीजी यानी कि जो नंगे रहते हैं बीज,
जो बाहर से दिखाई देते हैं उसके अंतर्गत कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म, और जो बंद रहते हैं उसके अंतर्गत कौन से, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, दो बीजपत्र वाले बीज जिन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और एक बीजपत्र वाले बीज जिन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। तो आपने देखा होगा ये पादपों का वर्गीकरण यानी कि किसके आधार पर था, जो उसके 4 बेसिस थे उनके आधार पर ये वर्गीकरण किया था। इसको मैं और शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, ऐसे पादप जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती, यानी मैंने क्रॉस कर दिया, नहीं पाई जाती, उसके अंतर्गत थैलोफाइटा आते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें रूट स्टेम लीफ पाई जाती है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन से, देखो ऐसे प्लांट जिनमें रूट स्टेम लीफ तो पाई जाती है बट वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, उसके अंतर्गत कौन से, ब्रायोफाइटा। अब इधर देखिए आप, रूट स्टेम लीफ पाई जाती है प्लस वेस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। अब यहाँ पर हम जो है इसको ये पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो उसको हम दो भागों में विभाजित किया है, देखिए हमने, यानी रूट स्टेम लीफ प्लस वेस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है, लेकिन उसमें सीड नहीं है, सीडलेस, बीज रहित। तो उसमें कौन किनको रखा गया है, टेरिडोफाइट्स को। जो बीज रहित होते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट स्टेम लीफ पाई जा रही प्लस वेस्कुलर टिश्यू भी पाया जा रहा है, प्लस जो वहाँ पर सीड भी है, सीड है तो उसे फेंड्रोगैम्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंदर सीड होता है उसे फेंड्रोगैम्स कहते हैं। अब देखिए पुनः इनको दो भागों में ऐसे विभाजित किया है। देखो ऐसे पौधे जिनमें रूट स्टेम लीफ भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, लेकिन सीड आपके कैसे हैं, नेक्ड हैं, है ना, यानी सीड नॉट क्लोज्ड, वो बंद नहीं है, वो नंगे हैं। तो उसके अंतर्गत यानी कि जिम्नोस्पर्म इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए रूट स्टेम लीफ प्लस वेस्कुलर टिश्यू प्लस क्लोज्ड सीड। अब सीड यहाँ पर बंद है, ठीक है, बंद बीज हैं, तो उसके उदाहरण कौन है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स पुनः जो है दो भागों में विभाजित किया गया है बीज पत्रों के आधार पर। एक बीज पत्र होगा तो एक बीजपत्री, और दो बीज पत्र होंगे तो द्विबीजपत्री। तो फ्रेंड्स ये था आपका रेखा चित्र, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं फटाफट हम आपका प्लांटी जगत में। देखिए मैंने आपको बता दिया था आधार, तो उसमें सबसे पहले हम थैलोफाइटा में चलते हैं। देखिए थैलोफाइटा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विविधीकरण नहीं पाया जाता। मैंने आपको बताया रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के पौधों में सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ठीक है, शैवाल को कहते हैं इनको। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगारा, कायरा, ये इसके उदाहरण हैं। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, देखिए ये थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है शैवाल हैं, अल्वा, स्पाइरोगायरा, और ऊपर आप देखेंगे यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, और नीचे आप देखिए कारा, ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे फ्रेंड्स इसमें, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा में देखिए, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस। उभयचर का मतलब ये होता है कि वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक की उभयचर है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, ठीक है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है, ठीक है। इसमें रूट स्टेम लीफ पाई जाती है, परंतु इसके पादप शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाई जाती। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उदाहरणार्थ इसका मॉस और मार्केंशिया, यानी मॉस को फ्यूनेरिया भी कहते हैं। आप ये चित्र में देख सकते हैं, कुछ सामान्य ब्रोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं। देखिए रिक्शिया है आपका ऊपर, उसके बाद नीचे मार्केंशिया है, और यहाँ पर आप फ्यूनेरिया देख रहे हैं। चलते हैं हम टेरिडोफाइट्स की ओर। देखिए टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित तो रहता ही रहता है, प्लस संवहन ऊतक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया। मार्सिलिया उदाहरण है, फर्न और हॉर्सटेल इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको मैं अभी इसके कुछ चित्र दिखाऊंगा। इन तीन समूह के पौधों में जननांग जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। जननांग का मतलब है जनन अंग, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। तो ये क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। मैंने कहा आपको क्रिप्टोगैम पहले ही समझा दिया, यानी क्रिप्टोगैम उन पौधों को कहते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात वो बीज उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें फेंड्रोगैम्स कहते हैं। कभी ये अंतर आएगा, क्रिप्टोगैम्स यानी कि जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, और फेंड्रोगैम जिनमें बीज उत्पन्न होते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो भागों में विभाजित किया है। देखो बीज की उपस्थिति में मैंने आपको पहले ही रेखा चित्र में बता दिया था, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स पहला, और दूसरा आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स यानी कि बीज बंद, बीज जिनके बंद रहते हैं, फल के अंदर रहते हैं। तो इसका मैं आपको चित्र दिखा दूं टेरिडोफाइट्स का। तो टेरिडोफाइट्स के जो चित्र आप देखिए, ये आपके टेरिडोफाइट के दो चित्र हैं। एक आपका देख रहे होंगे मार्सिलिया, और दूसरा आपका फर्न, ठीक है। तो चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स की ओर। देखिए जिम्नोस्पर्म, आप ये चित्र में देखिए जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक जिम्नो तथा स्पर्म से मिलकर हुई है, जिनमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्म का अर्थ है बीज, यानी नग्न बीज वाले, ठीक है। ये
ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, साधारण सदाबहार होते हैं तथा काष्ठीय होते हैं। पाइनस यानी कि चीड़, इसका उदाहरण क्या है, चीड़ और साइकस। आप देखेंगे चीड़ के पौधा तो हर किसी ने देखा है, ये चीड़ का पौधा है और ये साइकस का पौधा है। ये नग्न बीजी होते हैं, यानी कि इनमें बीज जो है नग्न पाए जाते हैं। तो चलते हैं अंत में। अब आप देखिए लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। ये दो ग्रीक वर्ड एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ ढका हुआ और स्पर्म का अर्थ बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, यानी ये इनमें पुष्प आने लगते हैं। ये पौधों इन पौधों में पुष्प आने लगते हैं, पुष्पी पादप भी कहते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में विभाजित किया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये आपको मैं रेखा चित्र में पहले ही बता चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं इसके उदाहरण, एक बीजपत्री का ये है और ये द्विबीजपत्री। आप ये फ्लावर देख रहे होंगे, पुष्प इनमें आ जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका पादप का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और प्रेस को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर सपोर्ट।